हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज जो हमारी वीडियो है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं अपने बीएनएस की सीरीज को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशंस पार्ट में। पार्ट 1 में हमने जो डेफिनेशंस डील की थी देवर टू क्लॉज 20 ऑफ बीएनएस तक। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे अपनी बाकी की डेफिनेशंस। So without wasting any time further, let's start with the video. So guys, जो आज की हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी हमें गिवन है बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 21 में, और ये गिवन थी हमारे सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी में। ओके, so movable property includes property of every description except land and things attached to earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth. So इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लैंड नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो उस चीज से अटैच नहीं है जो ऑलरेडी लैंड से अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड से अटैच्ड क्या हो गए, जैसे हाउसेस। हाउसेस आर अटैच्ड टू लैंड, ठीक है। सो इवन दे आर नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आप बोलेंगे कि फैन हो गया, दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई, ठीक है, वो सब इफ यू वांट आप उसको रिमूव तो कर सकते हो, बट दे आर इंटेंडेड कि हम उसको एक बार लगा देते हैं तो इट इज द इंटेंशन इज कि हम उसको रिमूव नहीं करेंगे। सो जहां पर भी ये इंटेंशन आ जाती है कि हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, वो सारी चीजें जो हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन तीनों के अलावा जो भी कोई भी ऐसी चीजें हैं वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन. Also, I want to tell you कि if you want to go into details of movable property, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो you can always refer to TPA, क्योंकि वहां पर एक क्लियर कट डेफिनेशन दे रखी है। इसके अलावा जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है, तो आप वहां पर भी जाकर रेफर कर सकते हैं। ओके, सो जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है नंबर की। इस डेफिनेशन को हमारे सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया था ऑफ आईपीसी, और ये बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 22 में गिवन है। ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ये कह रही है अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज इज गिवन, यानी कि स्पेसिफिकली जहां डिनाई नहीं किया गया है वहां पर कोई भी एक नंबर जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, हम उसको ऐसे भी रीड करेंगे जैसे वो प्लूरल फॉर्म में हो, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर कहीं पर एक्ट लिखा है यानी कि वन एक्ट, तो वहां पर हो सकता है कि अगर मल्टीपल एक्ट्स हो, इवन दे विल कम अंडर द सेम कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया गया है। ये एग्जांपल ये है कि मान लीजिए किसी ने एक थप्पड़ मारा है, दैट मीन्स दैट इज अ वन एक्ट, और वहां पर कोई स्लैप्स मारता है, इवन दे कम अंडर वन कैटेगरी, दैट इज हर्ट। तो अगर हर्ट हुआ है और वहां पर आप चाहे वन स्लैप लिखें या स्लैप्स लिखें, इट मीन्स द सेम, आपको सजा एक ही मिलेगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन. सो आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज ओथ, जो कि हमारे बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 23 में गिवन है और आईपीसी के सेक्शन 51 में गिवन थी। ओके, सो ओथ इंक्लूड्स अ सोlemn affirmation substituted by law for an oath, and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for purpose of proof whether in court or not. So basically यहाँ पर oath का क्या मतलब है, जब भी आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या फिर कोई भी, जैसे कोई आर्मी में आता है या फिर जजेस होते हैं, तो आप देखते हैं कि उन सबकी एक ओथ, उनको एक ओथ दिलाई जाती है। दैट मीन्स कि वो जो पर्टिकुलर ओथ में लिखा होता है, दैट पर्सन हैज टू अबाइड बाय दैट ओथ बिकॉज दैट इज द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन। ओके, सो एंड ये जरूरी भी नहीं है कि वो जो ओथ है उसको कोर्ट में यूज किया जाए या ना किया जाए, इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन जो कोर्ट में ओथ ली जाती है वो इस चीज की ली जाती है कि जो भी हम मेंशन करते हैं अपने पेपर्स में, दैट इज ट्रू टू आवर नॉलेज। ओके, हम वहां पर झूठ नहीं बोल सकते, बिकॉज अगर हम कोर्ट में कोई झूठी
गवाही देते हैं या फिर झूठा बयान देते हैं, तो उसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। तो इट इज दैट इज व्हाई वी से कि ओथ दिलाई जाती है। इट इज ऑन पेपर्स। आपको एक्चुअल में कोर्ट में ऐसा नहीं होता है कि गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, ये सब नहीं होता है, वो सिर्फ पिक्चरों में होता है। बट अदरवाइज इट इज रिटन ऑन पेपर्स दैट देयर इज अ एफिडेविट विच इज अटैच्ड, जिसमें क्लियरली लिखा जाता है कि all the things which are mentioned in this application or plaint, वो सारी they are true to my knowledge. Okay, that means oath. Now moving on to our next definition. So our next definition is offense, जो कि सबसे ज्यादा important definition है of BNS plus IPC. तो IPC में offense की definition section 40 में given थी, और BNS में जो offense की definition है it is given under section 2 clause 24. ऑफेंस का बेसिकली ये मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसी थिंग विच इज मेड पनिशेबल अंडर दिस संहिता, एंड इट वाज द सेम डेफिनेशन विच वाज गिवन अंडर आईपीसी। ओके, सिर्फ यहाँ पर डिनोट्स और मीन्स का मतलब चेंज हो चुका है, एंड जो यहाँ पर यू नो पॉइंट, जैसे यहाँ पर क्लॉजेस 2 और 3 थे, यहाँ पर सब क्लॉजेस ए एंड बी कर दिए गए हैं उसको। तो दीज आर द माइनर चेंजेस, अदरवाइज कोई और चेंजेस नहीं है। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट क्लॉज बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसे जो ऑफेंस है, यहाँ पर ऑफेंस की डेफिनेशन में एक्सेप्ट किया गया है कि एक्सेप्ट एज एन एक्सेप्शन है। कौन सी चीजें? जनरल एक्सेप्शंस इसके अंडर नहीं आते। ओके, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि जनरल एक्सेप्शंस के अंडर आता है, जैसे कि हम आगे जाकर देखेंगे कि बाय कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि एक चाइल्ड ने किया है बिलो 7 इयर्स, वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। तो जो भी जनरल एक्सेप्शंस पे दिया गया है वो दैट इज नॉट एन ऑफेंस। और जो हमारा सबसेक्शन 2 है यानी कि बी है, वो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी पनिशमेंट जो कि एक स्पेशल और लोकल लॉ में गिवन है, उसको भी हम ऑफेंस मानेंगे अगर उसकी जो सजा है दैट इज अबव 6 मंथ्स, वेदर फाइन है या नहीं है। ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, अदरवाइज दिस इज द बेसिक डेफिनेशन कि एनीथिंग विच इज मेड पनिशेबल अंडर दिस संहिता is an offense. Okay, now moving on to our next definition. So our next definition is omission, जो कि 2 clause 25 में given है। ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 33 में given थी। omission का basically मतलब है denotes as well as series of omissions as a single omission. So basically जैसे हमने act की definition पढ़ी थी, वही सेम omission की definition है। omission का basically मतलब ये होता है कि कोई ऐसा कार्य जो कि करना चाहिए था और वो नहीं किया गया, दैट इज नोन एज ओमिशन। और वो जो ओमिशन है दैट इज मेड पनिशेबल अंडर दिस संहिता। सो ओमिशन का मतलब ये है कि कोई भी एनी पर्सन हु वाज लीगली बाउंड टू डू समथिंग और उसने वो नहीं किया है, दैट कम्स अंडर ओमिशन। अब जैसे मैंने आपको जेलर का एग्जांपल दिया था कि द जेलर वाज सपोज्ड टू प्रोवाइड फूड टू द प्रिजनर्स, एंड वो मान लीजिए चाहे एक एक्ट हो, चाहे उसने एक दिन नहीं खाना दिया, ठीक है, या फिर उसने मल्टीपल दिन, हर दिन खाना नहीं दिया प्रिजनर्स को, तो दैट मीन्स द सेम, इट इज द सेम एक्ट, तो उसको सेम ही पनिशमेंट मिलेगी चाहे वो एक दिन खाना ना दे या फिर हर दिन खाना ना दे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज पर्सन, जो कि हमारे 2 clause 26 में गिवन है और ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 11 में गिवन थी। यहाँ पर द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। सो बेसिकली जो हमारी पर्सन की डेफिनेशन है दैट मीन्स कि इवन इफ अ क्राइम इज कमिटेड बाय अ कंपनी, इवन देन इट विल बी लायबल। अब आप बोलेंगे कि कंपनी जो है वो तो इट इज अ मेयर बिल्डिंग, बट ऐसा नहीं होता है। जो भी कंपनी के अंडर जो भी उनके डायरेक्टर्स और द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ऑल दोज कम अंडर दिस डेफिनेशन। तो जब सजा मिलेगी तो वहां पर कंपनी को लायबल किया जाएगा, यानी कि उनके जो ओनर है या फिर उनके जो द केयर टेकर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, दे विल बी लायबल। फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन। सो आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज पब्लिक, जो कि हमारे सेक्शन 2 clause 27 में गिवन है। पब्लिक इंक्लूड्स क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, ठीक है, तो बेसिकली जनता को बोला जाता है पब्लिक। फाइन, सेम डेफिनेशन, कोई चेंजेस नहीं है, हमारे आईपीसी के सेक्शन 12 में गिवन थी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट
क्योंकि काफी बार ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हु इज अ पब्लिक सर्वेंट। ओके, सो पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन अंडर 2 क्लॉज 28 और ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 21 में गिवन थी। पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस नेमली। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट है एवरी कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अब यहाँ पर जो है ये एक थोड़ा सा चेंज हुआ है कि एक तो ए बी सी डी कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड था जिसमें फर्स्ट था नहीं, इट वाज ओमिटेड। ठीक है, सेकंड जो कैटेगरी थी उसमें हमारे कमीशन्ड ऑफिसर्स में मिलिट्री यूज किया गया था वर्ड को, एंड नाउ इट हैज बीन चेंज्ड। उसकी जगह हम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स यूज करते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा बी है इट इज सेम एज थर्ड। ठीक है, वहां पर बोला गया है कोई भी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू discharge whether by himself or as a member or body of person adjudicatory functions। बेसिकली जज की जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई थी पिछले क्लास में। सो जजेस भी जो है इवन दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। ओके, next is every officer of court including liquidator, receiver, commissioner whose duty it is as such officer to investigate or report or any matter of law or fact to make, authenticate or keep any document, to take charge, dispose of। तो देखिए आप ये सारा काम जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का काम होता है, अ पुलिस ऑफिसर, अ पर्सन हु इज लायबल टू इन्वेस्टिगेट, कोई भी एक लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया जाता है, एवरी पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ कोर्ट, मोस्टली वो सभी लोग जो है पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिनको बेसिकली तनख्वाह जो है वो सरकार दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कह रहा है एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट इज अ पब्लिक सर्वेंट और अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो ये सभी पब्लिक सर्वेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सबसेक्शन। या सो ओके, इसमें और भी कैटेगरीज है। डी कह रहा है एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत। ओके, दिस इज डन। एवरी आर्बिट्रेटर or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by court। तो अब देखिए कोर्ट के द्वारा अगर किसी को दिया गया है मैटर टू असेस, ठीक है, इवन द आर्बिट्रेटर्स। अब आर्बिट्रेटर्स बेसिकली कौन होते हैं? अगर आपने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स देखी होंगी तो आर्बिट्रेटर्स बेसिकली जो होते हैं वो रिटायर्ड जजेस को बनाया जाता है यूजुअली, एंड जो आर्बिट्रेशन में ऑब्वियसली काफी टाइम से काम करते हैं, दे आर अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर्स। सो बेसिकली जो भी है सब कोर्ट का काम कर रहे हैं फॉर द असिस्टिंग द कोर्ट, वो सारे ही पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरीज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू टेक प्लेस कीप इन द पर्सन इन कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी ये ड्यूटी है to keep any person in confinement, even that person is a public servant। Okay, next is every officer of government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences and to bring offenders to justice or to protect the public health, safety or convenience। ठीक है, तो ये सभी कुछ जो है जिसकी भी ड्यूटी है, जिस भी इंसान को ये ड्यूटीज दी जाती हैं, वो सभी हमारे पब्लिक सर्वेंट के अंडर आते हैं। लेकिन देखिए इन सबको ये ड्यूटीज कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, तो एनी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू डू ऑल दोज थिंग्स, वो सभी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आर एच क्लॉज। सो गाइस हमारा जो एच क्लॉज है इट इज ऑल्सो सेइंग कि एवरी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है, जिसको गवर्नमेंट ने एम्पावर कर रखा है टू डू एनी सर्वे, कोई भी असेसमेंट करने के लिए, कोई भी इन्वेस्टिगेट, कोई भी एक मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए या रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट को देखने के लिए, ये सभी जो लोग हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कह रहा है वो ये कह रहा है कि कोई भी ऑफिसर जिसको एम्पावर किया जाता है टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे असेसमेंट, ठीक है, फॉर टू लेवे एनी टैक्स और समथिंग, तो वो सारा कुछ जो है फॉर द सेक्युलर पर्पस ऑफ टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन सब से जो भी डील कर रहे हैं वो भी सारे गवर्नमेंट
पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट है वो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इलेक्शन से डील करता है, ठीक है, आपके इलेक्टोरल रोल की उसमें आता है, कंडक्ट करवाता है इलेक्शंस। आपने देखे होंगे ना, जब इलेक्शन होते हैं तो लोग बैठे रहते हैं, यू हैव टू मूव फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, आप वहां जाते हैं, अपना साइन करते हैं, तो वो सभी लोग जो आपको असिस्ट करा रहे हैं वो सभी को कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट। तो वो सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट भी यही बोल रहा है, कोई भी पब्लिक ड्यूटी किसी पर्सन को दी जाती है टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट उनको सैलरी पे कर रही है, तो इवन दे आर कंसिडर्ड फॉर द, इवन इफ इट इज फॉर द टाइम बीइंग, इवन देन दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो इलास्ट्रेशन ये कह रही है कि कोई भी म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होता है, इवन ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन। अदरवाइज ये आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आ सकता है और कौन कौन नहीं आ सकता, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आप PYQs भी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन इसकी कैटेगरीज में आते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक डिफरेंट क्लास में इसकी या नेक्स्ट क्लास में भी एक लिस्ट दे दूंगी कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरीज में आता है और कौन से लास्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट डेफिनेशन, रीजन टू बिलीव। तो रीजन टू बिलीव क्या होता है? रीजन टू बिलीव इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 29। ये हमारे IPC के सेक्शन 26 में गिवन था। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज, ठीक है। रीजन टू बिलीव बेसिकली ये होता है कि यू फॉर्मली बिलीव फ्रॉम योर माइंड, योर हार्ट, दैट दिस थिंग इज सपोज टू बी लाइक दैट, ठीक है। अगर आप अगर आप एक तरह से उस चीज को मन से नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर यू आर डाउटफुल, देन इट इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव बेसिकली होता है दैट देयर इज सम रीजन बिहाइंड योर बिलीफ। ओके, ऐसे समझिए अपने आप को इसको। तो देयर इज नो चेंज इन दिस डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है special law, which is given under section 2 clause 30, which means a law applicable to a particular subject. कोई डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है इसमें, बस यही कह रहे कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अगर कोई एक लॉ डील करता है तो हम उसको स्पेशल लॉ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कह सकते हैं कि बिकॉज इट डील्स विद ऑल द जुवेनाइल्स, उसमें एडल्ट्स को नहीं ट्राई किया जाता। फाइन, नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो कि हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 31 में गिवन है, विच मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज और पर्पस टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right, ठीक है। सो बेसिकली जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, आप अगर इसको सिंपल शब्दों में समझे तो ये है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी भी राइट को या तो देता है या खत्म करता है, ठीक है, या ट्रांसफर करता है या फिर रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप इसको इतना पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते, ये सभी जो होता है वो कैटेगरी में आता है एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, ठीक है। इसमें अब जो हमारी इलस्ट्रेशन है वो ये कहती है कि ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल to any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is a valuable security. So guys, जो अब हमारी इसकी illustration है, it is dealing with bill of exchange, जहां पर वो ये बोल रही है कि कोई भी पर्सन जो कि एक पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर है, उसके ऊपर एक राइट क्रिएट हो रहा है कि जब वो पर्सन उस बिल ऑफ एक्सचेंज को दिखाएगा तो he will be entitled फॉर द बिल। बेसिकली उसको जो भी प्रॉपर्टी होगी या जो भी पैसा मिलने वाला होगा वो उस पर्सन को मिल जाएगा जो वो बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। आप इसको सिंपल शब्दों से ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक विल है, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा गया है कि इस पर्सन को मेरी ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी आफ्टर माई डेथ। सो बेसिकली दिस विल इज क्रिएटिंग अ राइट for the other person, ठीक है। तो even this becomes a valuable security. Okay, now moving on to our next definition.
सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेसल, जो कि हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 32 में गिवन है। ये डेफिनेशन हमारे सेक्शन 48 में गिवन थी ऑफ आईपीसी, ठीक है। वेसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। सो बेसिकली कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा क्या कहते हैं उसको, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप कह सकते हैं, कि कोई भी ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इज सपोज टू कैरी ईदर ह्यूमन बींग्स और एनी प्रॉपर्टी, वो उन सबको हम, और जो कि पानी पे चलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, पानी पे लिखा हुआ है, इट इज रिटन कन्वेंस बाय वाटर, ठीक है। तो वो सभी वेसल होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज वॉलंटरीली। ये हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 33 में गिवन है और हमारे ये सेक्शन 39 में गिवन था ऑफ आईपीसी, ठीक है। A person is said to cause an effect voluntarily if he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it, ठीक है। सो बेसिकली इसका यहाँ पर मीनिंग क्या है, ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो है, जो ये जानता है, ठीक है, जो ये समझता है कि वो क्या एक्ट कर रहा है। तो अगर कोई एक पर्सन जो कि समझता है, जानता है, और वो ये भी जानता है कि अगर मैं ये एक्ट करूंगा तो इससे आगे जाके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो उसको बोलते हैं कि आप वॉलंटरीली कर रहे हैं, यानी कि आप खुद से कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, ठीक है, यू नो इट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है वो ये कह रही है कि ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहैबिटेड हाउस in a large town for the purpose of facilitating a robbery and thus causes death of a person. Here A may not have intended to cause the death and may even be sorry that death has been caused by his act, yet if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily. इसका मतलब क्या है? इट इज अ वेरी गुड इलस्ट्रेशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई एक पर्सन जिसने डिसाइड किया था कि मैं रॉबरी करूंगा और उस चक्कर में वो वहां पर एक घर में आग लगा देता है कि आग लग जाएगी और हड़बड़ी हो जाएगी और मैं वहां जाकर चोरी कर लूंगा, रॉबरी कमिट कर लूंगा, बट उसने ये सोचा था कि नहीं, मैं उसने ये नहीं चाहा था कि किसी पर्सन की डेथ हो जाए, ठीक है, वो उसने ये नहीं चाहा था। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, isn't it normal to and isn't it obvious कि अगर आग लग जाएगी किसी एक घर में तो वहां पर चांसेस होते हैं कि किसी की डेथ हो सकती है उस आग से। सो इवन इफ उसने नहीं चाहा था कि किसी की डेथ हो जाए, लेकिन वो ये जानता था कि आग लगाने से डेथ हो सकती है, तो इवन देन यहाँ पर वो वॉलंटरीली उसने एक्ट किया है, ओके। यहाँ पर वो लायबल होगा, ओके। Now moving on to our next definition which is will. Will means any testamentary document, ठीक है। ये it is given under section 2 clause 34 of BNS और ये हमारे section 31 में given था of IPC, okay. Now moving on to our next definition. Guys, before moving on to our next definition, I just want you to let you know that टेस्टामेंट्री और नॉन टेस्टामेंट्री का मतलब ये होता है कि टेस्टामेंट्री जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन जो है इन प्लेस आते हैं, ठीक है। और जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सॉरी, वो सभी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन जो है उसको हम बेसिकली इन प्लेस आता है वो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट. If you have any doubt, please let me know in the comment sections. Okay. So my next definition जो है, it is women की definition which is given under section 2 clause 35. And जो हमारी man और women की definition जो थी वो पहले एक ही section में given थी which was section 10 of IPC, ठीक है। तो women means female of any age, ठीक है। This simple definition. Now हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन 2 क्लॉज 36 में, जिसका मतलब है रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन जो है वो हमारे सेक्शन 23 में गिवन थी पहले, विद रॉन्गफुल लॉस, ठीक है, एंड गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, ये सब साथ में दिया था। लेकिन अब हमने इसको डिवाइड कर दिया है बीएनएस में, जो कि रॉन्गफुल गेन
फिर 37 में है हमारे 2 क्लॉज 37 में रॉन्गफुल लॉस, एंड देन गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली जो है वो हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 38 में गिवन है, ठीक है। तो wrongful gain means by unlawful means property to which the person gaining is not legally entitled, ठीक है। तो अगर मान लीजिए wrongful gain क्या हो गया, किसी भी ऐसा मीन्स जो कि एक लॉफुल मीन्स नहीं है और आप एक प्रॉपर्टी को ले लेते हैं फॉर योर ओन बेनिफिट, ठीक है, दिस इज नोन एज wrongful gain, ठीक है। wrongful loss का मतलब ये है कि आप किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी जब आप ले लेते हैं बाय, देखिए अगर आप किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी बाय wrongful मीन्स गेन करते हैं तो ऑब्वियसली यू आर कॉजिंग wrongful loss टू दैट पर्सन, है ना। तो wrongful loss means loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled, यानी कि किसी का हक था उसको रखने का उस प्रॉपर्टी को, लेकिन आपने उसको छीन लिया या फिर ले लिया, और वो भी किसी अनलॉफुल मीन्स से। अनलॉफुल मीन्स क्या हो सकती है, या तो धोखाधड़ी करके या चोरी करके, ठीक है, ये सब मीन्स हो सकते हैं। इट इज द सेम डेफिनेशन एज इट वाज गिवन अंडर आईपीसी, ठीक है। Next is gaining wrongfully and losing wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully, as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of that property. So basically gaining and losing का मतलब वही है यहाँ पर। It's just that वो कह रहे हैं कि you know इट इज अ सिचुएशन नाउ। ऊपर वाले में क्या था, इट वॉज एन एक्ट, ये वाले में जो है ये एक सिचुएशन है कि यू आर अंडर अ सिचुएशन यहाँ पर रॉन्गफुल आप गेन में हो, यानी कि यू वर नॉट एंटाइटल्ड टू स्टे देयर, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू कीप दैट प्रॉपर्टी, बट आप वो छोड़ नहीं रहे हैं, आप उन्हें उसको लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स रॉन्गफुल गेनिंग, ठीक है। और रॉन्गफुल लूजिंग का मतलब ये है कि यू वर एंटाइटल्ड टू सच प्रॉपर्टी, लेकिन अब आपको वहां पर आपको उससे डिप्राइव किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इजी एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यू हैड अ कॉमन वेल इन विलेज, ठीक है, आप उसको सदियों से यूज कर रहे थे, इवेंचुअली एक दिन आके किसी ने आपको रोक दिया और बोला कि नहीं, आप इस वेल से पानी नहीं ले सकते। सो यहाँ पर क्या है, यू वर, बिकॉज it is a public property and you were taking the water from that well from a very very long time, and किसी ने आपको वहां पर आकर रोक दिया, एंड डिप्राइविंग इट, उसको आप किसी भी वे से कह दीजिए, चाहे उसकी फेंसिंग कर दिया, किसी भी वे से आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, तो दिस इज नोन एज wrongfully डिप्राइविंग एनी पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको wrongful लॉस हो रहा है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन। So guys, now this is the last definition of BNS and IPC के, ये हमारे सेक्शन 29A के साथ इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 39 जो है वो ये कह रहा है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 and Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 shall have the same meaning respectively assigned to them in that act and Sanhita, ठीक है। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं यहाँ पर, और इसको हम 29A के साथ क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन दी गई थी कि इट शुड हैव द सेम मीनिंग एज इट इज गिवन अंडर हमारे आईटी एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी डेफिनेशन जो यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड जो कि इस संहिता में यूज किया गया है लेकिन इस संहिता के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, और वो या तो बीएनएसएस में डिफाइन किया गया है या फिर आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया है, उनका सेम मीनिंग होगा, ठीक है। इट विल हैव द सेम मीनिंग अंडर दिस एक्ट ऑल्सो, ओके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारी डेफिनेशन का जो क्लॉज है, जो हमारा सेक्शन है डेफिनेशन का अंडर बीएनएस, जो कि हमारे सेक्शन 2 के अंडर सारी डील करती है, वो अब ओवर हो चुका है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद सेक्शन 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, और आईपीसी के देखते हैं कौन से सेक्शन उसके साथ हम पढ़ेंगे। So guys, thank you so much. I hope you are liking this series. Kindly like, share and subscribe to my channel. And ये जो simultaneously पढ़ने वाली series है, I hope it will benefit you in long run. Okay. All the best, do well and thank you so much.